बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कमर झुक गई थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था और होठों से हर वक्त खुश्क कराहें निकलती थी। घर में सन्नाटा ऐसा जैसे कोई मर चुका हो। दीवारों पर लटकते कैलेंडर की तारीखें बदलती जा रही थी, मगर जिंदगी वहीं रुकी थी, दवाई के खाली पैकेटों और अधूरी सांसों के बीच। मैं हर सुबह उनके चेहरे को देखती और दिल में दुआ करती, या अल्लाह मेरे अब्बा को शिफा दे दे, चाहे मुझसे सब कुछ छीन ले। हमारी छोटी सी झोंपड़ी में फाका मामूल बन चुका था। चूल्हे में राख जम गई थी। कभी कभी मैं मोहल्ले के किसी घर से बची कुची रोटी ले आती, कभी किसी ने तरस खाकर दाल दे दी। अम्मी बहुत पहले हमें छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए अब्बा के सिवा मेरा कोई नहीं था। मगर अब्बा को देखकर लगता था कि वो भी मुझसे बिछड़ने वाले हैं। उनकी आंखों में दर्द, मायूसी और बेबसी की धुंध बसी हुई थी। एक दिन उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटी तुम फिक्र न करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मैंने उनके हाथ थाम लिए। मगर दवा के बगैर आपकी हालत देखे ना, डॉक्टर ने कहा है अगर वक्त पर इंजेक्शन ना लगे तो नुकसान हो सकता है। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। जब नसीब में जिंदगी होगी तो दवा खुद चलकर आ जाएगी। उनकी बात ने मेरा दिल चीर दिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। दूसरे दिन मैंने पुराना दुपट्टा ओढ़ा, पाँव में घिसे हुए जूते पहने और सीधा उस अस्पताल की तरफ रुख किया जहां अब्बा कभी कंपाउंडर के तौर पर काम करते थे। वहीं उनकी साबिका डॉक्टर जहरा तैनात थी। अस्पताल के सफ़ेद दीवारों के बीचों बीच चलते मैं खुद को एक अजनबी दुनिया में महसूस कर रही थी, जहां लोगों के चेहरों पर नकाब भी थे और मुस्कुराहटें भी जाली लग रही थी। डॉक्टर जहरा का कमरा दूसरे फ्लोर पर था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी आवाज़ आई, आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हुई तो वो मेज़ के पीछे बैठी फाइलों में गुम थी। मैंने आहिस्ता से कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं सलीम कंपाउंडर की बेटी हूँ। आपको याद होगा वो वार्ड नंबर 3 में काम करते थे। डॉक्टर जहरा ने नजरें उठाई, कुछ लम्हे तक खामोश नहीं, फिर बोली, हाँ याद आया। वो अब कैसे हैं? मेरे गले से आवाज़ न निकली। मैंने बमुश्किल कहा, बहुत बीमार हैं, दवाएं ख़त्म हो गई हैं, घर का खर्च, कुछ नहीं बचा। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई। और तुम यहाँ मदद मांगने आई हो? मैंने नज़रें झुका दी। जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप कुछ दिन की दवा का इंतज़ाम कर दें, मैं बाद में पैसे वापस कर दूंगी। उसने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर हल्का सा कहका लगाया, बेटी अस्पताल कोई खैरात खाना नहीं होता। मैंने घबरा कर कहा, मैं जानती हूँ, मगर आप अब्बा को जानती हैं, वो कभी भी किसी से मदद नहीं मांगते थे। वो दिन रात लोगों की खिदमत करते थे, यहाँ तक कि अपनी बीमारी में भी। मेरी आवाज़ भर आ गई। वो कुर्सी से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आई। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल। और पढ़ाई? मैट्रिक के बाद छोड़ दी थी अब्बा की खिदमत के लिए। वो कुछ देर तक मेरे चेहरे को देखती रही। मैंने महसूस किया कि उसकी निगाहों में कोई अजीब सा तजस्सुस है, जैसे वो मेरे अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके होंठों पर वो मुस्कुराहट उभरी जो न पूरी तरह हमदर्दी थी, न ही जुल्म। मैं तुम्हारे वालिद का खर्च उठा लूंगी, मगर एक शर्त पर। मैं छिटक गई। शर्त? वो कुर्सी पर वापस जाकर बैठी। हाँ, एक शर्त। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या शर्त? वो बोली, मेरे भाई का निकाह तुमसे कर दिया जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस शादी के लिए हाँ कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं सकते में आ गई। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये कैसी बात हुई? मैं आपके भाई को जानती भी नहीं। वो मुस्कुराई। जानना जरूरी नहीं है, वो शरीफ आदमी है, बस कुछ जाती मसाइल हैं। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारे अब्बा का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारा घर भी बच जाएगा। मेरे जहन में तूफान उठने लगा। एक तरफ अब्बा की जान, दूसरी तरफ अपनी जिंदगी। मैंने खुद से कहा, क्या मैं अपनी खुशी कुर्बान नहीं कर सकती अगर इससे अब्बा बच जाए? डॉक्टर जहरा ने जैसे मेरे दिल की बात सुन ली। वो बोली, सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं दूंगी। अब्बा को जिंदा रखना है तो आज ही फैसला करो। मैंने लरसती हुई आवाज में कहा, क्या आप सच कह रही हैं? अब्बा का पूरा इलाज हो जाएगा, दवाएं, अस्पताल के अखराजात, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। तुम्हें सिर्फ निकाह पर हाँ कहनी है। मैंने अपनी आंखों में अब्बा का चेहरा देखा, पसीने में भीगा हुआ, कमजोर और सांस लेने के लिए तरसता। दिल ने फैसला कर लिया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ। डॉक्टर जहरा के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, अच्छा किया तुमने, कल शाम निकाह हो जाएगा, सादा सा। तुम्हें बस दस्तखत करने हैं, बाकी सब मैं देख लूंगी। मैंने सर झुका लिया। अस्पताल से निकलते वक्त शाम ढल रही थी। आसमान पर बादलों ने सूरज को ढांप रखा था, जैसे कुदरत भी मेरे दिल की उदासी समझ रही हो। मैं थके कदमों से वापस घर आई। अब्बा नीम बेहोश लेटे थे। मैंने उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। अब्बा, आप फिक्र न करें,
आपकी दवा आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली। अल्लाह तेरा भला करे बेटी। मैंने उनकी पेशानी पर बोसा दिया, मगर दिल अंदर से कांप रहा था, क्योंकि मैं जानती थी मैंने अपनी जिंदगी के बदले उनकी सांसें खरीदी हैं। रात देर तक नींद न आई। उसी रात मैंने फैसला किया कि कल से मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, चाहे वो मोड़ अंधेरे में ही क्यों ना जा रहा हो। सुबह अभी पूरी तरह निकली भी ना थी कि मैंने अब्बा के बिस्तर के पास बैठकर उनके चेहरे को देखा। वो गहरी नींद में थे, सांसों की आवाज़ भारी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से उनके हाथों पर कपड़ा रखा, जैसे कोई आखिरी बार छू रहा हो। जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, मैंने हाँ कर दी है। डॉक्टर जहरा ने वादा किया था कि अब्बा का इलाज फौरन शुरू हो जाएगा। वाकई अगले ही दिन 2 नर्सें घर आईं। अब्बा को अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ के बेहतरीन वार्ड में दाखिल कर लिया गया। उनके पास वही दवाएं रखी थी जो मैं महीनों से खरीद नहीं सकी थी। मैं हैरान रह गई कि एक ही दिन में सब कुछ कैसे बदल गया। दोपहर के वक्त अस्पताल में डॉक्टर जहरा मिली। उसने मुझे कमरे के बाहर बुलाया। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, आज शाम तुम्हारा निकाह है। मैंने धीरे से कहा, आज ही? अब्बा की हालत देखकर दिल नहीं मान रहा। वो बोली, वक्त ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं है, मुझे बहुत से इंतजामात करने हैं, तुम्हें सिर्फ दस्तखत करने हैं। उसके अल्फाज जैसे किसी अदालत के फैसले हों, बदले नहीं जा सकते थे। मैंने सर हिलाया और खामोशी से वार्ड में वापस चली गई। शाम होने तक अस्पताल के पिछले हिस्से में छोटा सा हॉल तैयार किया गया था। वहाँ कोई मेहमान नहीं था, ना मौसीकी, ना खुशबू, ना रोशनियों की झलक, बस 2 गवाह, एक काजी और डॉक्टर जहरा। मैंने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। निकाहनामा सामने रखा गया। काजी साहब ने कहा, बेटी तुम रजामंद हो? मैंने खुश्क लबों से कहा, हाँ मैं राजी हूँ। कलम मेरे हाथ में थमाया गया। मैंने दस्तखत कर दिए। काजी साहब ने कागज़ मोड़कर डॉक्टर जहरा को दिया। उसने सुकून का सांस दिया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। फिर बोली, अब तुम मेरी भाभी हो, यानी मेरे भाई की बीवी। मैंने हैरत से कहा, क्या वो यहाँ नहीं आएंगे? वो बोली, नहीं, वो कुछ मसाइल की वजह से लोगों के सामने नहीं आते। तुम उनसे मिलने की जल्दी ना करो, वक्त आने पर सब वाज़ेह हो जाएगा। मैं खामोश खड़ी रही। उसने फाइल बंद की और एक लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे अब्बा के इलाज के अखराजात हैं, सब मैंने अदा कर दिए हैं। कल से तुम्हारा नया घर तैयार है, जहाँ तुम रहोगी वहाँ सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। मैंने लिफाफा थामा। दिल में एक बोझ सा उतर गया। निकाह हो गया था, मगर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ। अगले दिन अस्पताल पहुँची तो अब्बा कुछ बेहतर लग रहे थे। नर्स ने बताया कि दवा ने असर किया है। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, अब्बा आप जल्द ठीक हो जाएंगे, मैंने वादा पूरा किया है। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। मैं मुस्कुरा न सकी, बस आंखों में आंसू लिए उनके पास बैठी रही। दोपहर को डॉक्टर जहरा ने मुझे बुलाया। तुम्हारे शौहर ने घर भिजवा दिया है, तुम शाम तक वहाँ चली जाना। मैंने पूछा, वो कहाँ है? वो बोली, फ़िलहाल वो किसी काम के सिलसिले में बाहर हैं और रात तक आ जाएंगे, तुम बस वक्त पर घर पहुँच जाना। मैंने एक हल्की सी हाँ में सर हिलाया। शाम ढले एक गाड़ी आई। ड्राइवर ने कहा, बीबी जी डॉक्टर साहिबा ने भेजा है, आपको नया घर दिखाना है। मैंने छोटा सा बैग उठाया जिसमें चंद कपड़े और अब्बा की तस्वीर थी। अस्पताल के दरवाजे पर रुककर एक बार पीछे मुड़कर देखा। दिल चाहा कि भागकर वापस जाऊं, मगर गाड़ी का दरवाज़ा खुल चुका था। घर अस्पताल से कुछ फासले पर था, साफ सुथरा मगर सुनसान। गेट के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा था, दारुल शिफा रेजिडेंसी। अंदर दाखिल हुई तो अजीब खामोशी छाई हुई थी। कमरे में सफ़ेद पर्दे, कालीन और हर चीज़ नाप तोल कर रखी हुई। एक मुलाजमा आई और बोली, डॉक्टर साहिबा ने कहा है आप आराम कर लें, रात को कुछ हिदायत दी जाएंगी। मैंने इस बात में सर हिलाया और कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में एक बेड था, दीवार पर घड़ी और कोने में नाइट लैंप। मेज़ पर सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा डब्बा रखा था जिस पर लिखा था नींद की दवा। मेरे हाथ कांप गए। ये वही दवा थी जो कल रात मुझे दी गई थी। मैंने सोचा शायद ये आम नींद की गोली होगी। दिल के किसी कोने में खौफ उभरने लगा, मगर खुद को तसल्ली दी, डॉक्टर जहरा बुरी औरत नहीं लगती, सब मेरी भलाई के लिए कर रही है। कुछ देर के बाद वो खुद आई और बोली, कैसी तबीयत है? मैंने कहा, ठीक हूँ, मगर कुछ अजीब सा है, बहुत खामोश। वो मुस्कुराई, खामोशी ही सुकून है, तुम थकी हुई हो, रात को आराम से सो जाओ, कल से नई जिंदगी शुरू होगी। मैंने पूछा, मेरे शौहर वो कब आएंगे? वो बोली, वो तुम्हारे सोने के बाद आएंगे, सुबह तुम्हारे जागने से पहले चले जाएंगे, तुम्हें उनसे कभी मिलने की ज़रूरत नहीं। मैंने चौंक कर कहा, कभी नहीं? वो बोली,
ये शर्त थी, तुमने खुद मान ली थी। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उनकी बीवी होने का किरदार अदा करना है, बाकी सब मैं देख लूंगी। मैंने नरमी से कहा, यह सब बहुत अजीब है, लेकिन अगर ये अब्बा के इलाज के लिए ज़रूरी है तो ठीक है। वो बोली, याद रखो, अगर तुमने किसी से कुछ पूछा या शक जाहिर किया तो अब्बा का इलाज रोक दिया जाएगा। मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरी चला दी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं पूछूंगी। वो उठी, मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, अच्छी बेटी हो तुम, तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। उसके जाते ही मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। सामने बाग में एक पुराना दरख्त था जिसकी शाखें दीवार से बाहर झुक रही थी। वो मंजर खूबसूरत भी था और किसी अनजाने डर से भरा हुआ भी। कमरे के कोने में घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। 10 बजे, 11 बजे, फिर 12। अचानक दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। मैं चौंकी, सांस रोकी, मगर दरवाज़ा बंद ही रहा। फिर एक साया से खिड़की के पार गुजरा। मैंने पर्दा हिलाया तो कोई दिखाई न दिया। शायद वहम था। मैंने गोली खा ली जो मेज पर रखी थी और चंद लम्हों में ही आंखें भारी होने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली और यूं मेरी मजबूरी का निकाह एक पुरस्कार कहानी में बदल गया। निकाह के अगले दिन सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो सामने मेज पर नाश्ता था। 2 टोस्ट, 1 अंडा और 1 चाय का कप। घर में किसी के कदमों की चाप नहीं थी। सब कुछ जैसे खुद ब खुद हो रहा हो। पिछली रात की डॉक्टर जहरा की बातें बार बार जहन में गूंज रही थी। मेरा भाई तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, तुम उसे कभी देखोगी नहीं। मैंने चाय की चुस्की ली और खुद से कहा, यह भी शायद कोई इलाज का हिस्सा है, जैसे वो कहती हैं। मगर दिल कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहा था, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक शौहर बीवी के करीब आए बगैर रह सके? सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही मुलाजमा खड़ी थी जो कल रात खाना रख कर गई थी। उसने कहा, बीबी जी, डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि आप तैयार रहें, वो आपको लेने आएंगी। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकलने की तैयारी की। चंद लम्हों के बाद एक सफ़ेद कार गेट के बाहर आकर रुकी। डॉक्टर जहरा खुद ड्राइविंग सीट पर थी। वो बोली, बैठो, तुम्हें कुछ जगहें दिखानी हैं। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही। शहर के किनारे पर एक पुराना बंगला आया। गेट पर बोर्ड लगा था, दारुल शिफा मेडिकल इंस्टीट्यूट, रिसर्च विंग। वो बोली, ये मेरा ज़ाती तहकीकी मरकज़ है, तुम यहाँ कभी मत आना। मैंने चौंक कर कहा, क्यों? वो बोली, ये सिर्फ मेरे भाई के काम की जगह है, यहाँ बाहर वालों को दाखिला मना है। मैंने हल्का सा सर हिलाया, मगर अंदर एक अजीब सा वसवसा पैदा हुआ। वो मुझे एक पुरानी मार्केट ले गई। वहाँ कुछ कपड़े, बर्तन और घरेलू सामान खरीदा। वो बोली, ये सब तुम्हारे घर के लिए है, मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी चीज़ की कमी हो। मैंने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैं खुद भी कुछ काम करना चाहती हूँ। वो बोली, अब तुम्हारा काम सिर्फ आराम करना है, बाकी सब मैं देख लूँगी। दोपहर तक हम वापस घर पहुँचे। डॉक्टर जहरा ने घर का चक्कर लगाया, हर कमरे को बगौर देखा, पर्दों को दुरुस्त किया, मेज़ के ऊपर रखी घड़ी देखी और बोली, यहाँ हर चीज़ अपने वक्त पर होगी, कोई भी चीज़ इधर उधर मत करना। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? वो बोली, मेरे भाई को वक्त और तरतीब से बहुत लगाव है, वो नज़्म व ज़ब्त पसंद करते हैं। अगर कोई चीज़ अपनी जगह से हटे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोचा, क्या वो फौजी हैं या कोई जहनी मरीज? मगर कुछ बोली नहीं। शाम को उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। ये तुम्हारे शौहर की पसंदीदा खुशबू है, रात को कमरे में लगा दिया करो, उन्हें सुकून मिलता है। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक नीले रंग की बोतल थी जिससे हल्की सी तेज खुशबू उठ रही थी। मैंने कहा, यह बहुत भारी खुशबू है। वो बोली, आदत हो जाएगी, बस याद रखना वो तुम्हें देखने नहीं आएंगे, तुम्हें भी उनके करीब नहीं जाना। रात को कमरा उसी खुशबू से भर गया। अचानक गेट के बाहर किसी गाड़ी की रोशनी चमकी, फिर दरवाजे के करीब कदमों की आवाज़ आई। मैंने कान लगाकर सुना। किसी के चलने की रफ्तार सुस्त थी, जैसे कोई बोझल कदमों से आ रहा हो। दरवाजे के बाहर हल्की सी खनक हुई। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने खुद को लिफाफ में छुपा लिया। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा हल्का सा चरचरा कर खुला, मगर मैंने आंखें बंद कर ली। एक साया सा अंदर दाखिल हुआ। नाइट लैम्प की रोशनी में फर्श पर किसी के कदमों के निशानात दिखाई दिए। वो बिस्तर के करीब आया, रुक गया। खुशबू की लहरें मजीद तेज हो गई। फिर एक गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास है, मगर मैं हिली नहीं। चंद लम्हों के बाद वो साया पीछे हट गया और आहिस्ता आहिस्ता वापस चला गया। दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। अगली सुबह जब आँख खुली तो बिस्तर के पास एक छोटा सा डब्बा रखा था। उसमें एक नया दुपट्टा
और एक नोट था। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। मैंने कागज हाथ में लिया, मगर लिखाई अजीब थी, जैसे किसी ने कांपते हाथों से लिखी हो। मैंने सोचा शायद वो वाकई बीमार है, इसीलिए नहीं चाहते कि कोई उन्हें देखे। अगला पूरा दिन मैं बेचैन रही। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में एक नया सवाल, मैं किसकी बीवी हूँ, एक इंसान की या किसी साए की। अगली रात तकरीबन रात के 10 बजे थे। मैंने खिड़की के बाहर देखा। आसमान पर बादलों ने चांद को ढांप रखा था। पूरा मोहल्ला जैसे सो चुका था। मैं बिस्तर पर बैठी थी। अभी दिलो दिमाग में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। डॉक्टर जहरा अंदर दाखिल हुई, सफ़ेद कोट पहने, हाथ में एक छोटा सा ट्रे जिसमें सिरिंज रखी थी। ये नींद का टीका है, तुम बहुत थक गई हो, लगवा लो, आराम से नींद आ जाएगी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर जबान जैसे बंद हो गई। वो बोली, मैं खुद लगा दूंगी, तुम सिर्फ बाजू ढीला कर दो। मैंने बाजू फैला दिया। ठंडा सा एहसास जिल्द के अंदर उतर गया और चंद लम्हों में सब धुंधला गया। फिर कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। मैंने करवट ली तो बदन टूट रहा था, कंधों पर बोझ और पीठ में दर्द की लहर। मैंने उठने की कोशिश की तो एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मुझे सोते हुए छुआ हो। बेडशीट पर हल्की सी शिकने थी, जैसे कोई मेरे साथ लेटा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर कमरे में कोई न था। अगली रात को मैंने फैसला किया कि इस बार जाग कर रहूंगी। मैंने टीका लगवाने के बाद खुद से अहद किया कि नींद का बहाना करूंगी, मगर आंख नहीं बंद करूंगी। चंद लम्हों में बदन भारी होने लगा, मगर शऊर बेदार रहा। दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। मैंने सांस रोकी। कोई आहिस्ता से अंदर आया। मैंने पलकें जरा सी खोली। रोशनी धुंधली थी, मगर मैंने किसी को झुकते देखा। चेहरा दिखाई ना दिया, बस एक साया लंबा और झुककर मुझे देख रहा था। मैंने हिम्मत करके हाथ हिलाया, मगर फौरन वो साया गायब हो गया, जैसे धुआं हवा में तहलील हो गया हो। दरवाज़ा खुलने या बंद होने की आवाज़ तक नहीं आई। सुबह मैंने फर्श पर निशान ढूंढे, कुछ न मिला, मगर तकिए के नीचे एक छोटी काली अंगूठी पड़ी थी। उस पर किसी अजीब जबान में लिखा था। मैंने उसे कपड़े में लपेटकर दराज में रख दिया। दोपहर को डॉक्टर जहरा आई। मैंने अंगूठी दिखाई। ये क्या है? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने कहा, तकिए के नीचे थी। वो बोली, ये मेरे भाई की है, शायद गलती से रह गई होगी। मैंने कहा, वो कब आए थे? वो तेजी से बोली, बातें ना किया करो, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। मैंने महसूस किया कि वो पहली बार घबरा गई है। दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। मैं सुबह आंख खोलती तो जिस्म में ऐसी थकन होती जैसे सारी रात किसी ने मुझसे मजदूरी करवाई हो। नाश्ता मेज पर रखा होता, लेकिन हाथ कांपते थे। चाय पीते हुए अक्सर कप लरस कर गिरता। कभी चाय फर्श पर गिरती, कभी मेरे कपड़ों पर, मगर घर के अंदर सब कुछ वैसा ही रहता, खामोश, बेजान और मुनज़्ज़म। एक सुबह मैंने आईने में देखा तो मेरी गर्दन पर हल्के नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा या बोसा दिया हो। मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया, मगर दिल कांप गया। दोपहर को जब डॉक्टर जहरा आई तो मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है कोई आता है, कोई छूता है। वो फाइल बंद करते हुए बोली, नहीं, वो सिर्फ दवा के असरात है। ये इंजेक्शन कभी कभी जिस्म पर नीलाहट छोड़ देता है, घबराओ मत। मैंने कहा, मगर निशान गर्दन पर है, बाजू या कंधे पर नहीं। वो चौंक कर बोली, शायद तुम नींद में गिरी होगी, ज्यादा मत सोचो। उस रात मैंने फैसला किया कि अब मैं अंधाधुन यकीन नहीं करूंगी। इंजेक्शन लगवाने के बाद जैसे ही उसके कदमों की आवाज़ दूर गई, मैंने कंबल के नीचे से हाथ से बाजू के मकाम को दबाया ताकि खून का बहाव सुस्त हो जाए और दवा का असर कम हो। आंखें बंद रही, मगर दिल जागता रहा। कुछ ही देर में वही कदमों की चाप, वही हल्की चरचराहट। कोई अंदर आया। इस बार वो खामोशी से नहीं चला, बल्कि अलमारी के करीब रुका। मैंने पलकों के नीचे से देखा, एक साया, कद लंबा, जिस्म झुका हुआ, हाथ में कोई छोटी सी बोतल। उसने वो खुशबू कमरे में छिड़की जो हमेशा इंजेक्शन के बाद महसूस होती थी। फिर वो बिस्तर के करीब आया। मैंने सांस रोक ली। उसके बाद अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे करीब झुक रहा हो, मेरी नाक के करीब। वही नीली खुशबू, फिर एक हल्की सी सरगोशी। ये तुम्हारा इलाज है, मैंने दिल ही दिल में कहा। ये इलाज नहीं, अजियत है। मगर आवाज़ गले में दब गई। सुबह जब बेदार हुई तो जिस्म पर एक नया जख्म था, बाएं बाजू पर खराश के निशान, जैसे किसी ने नाखून मारे हों। मैंने दुपट्टा खींचा ताकि छुपा सकूं। दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर सरक गया। खोला तो अंदर चंद नोट और एक पर्ची। ये तुम्हारे शौहर का तोहफा है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने वो लिफाफा जला दिया। दिन गुजरते गए।
मगर रातें बढ़ती जा रही थी। उसी दिन शाम को मैं किचन में गई तो अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो पहले कभी नजर नहीं आया था। लकड़ी का पुराना दरवाज़ा, जंग आलूद कुंडी। मैंने आहिस्ता से धकेला तो हल्की सी दरस खुल गई। अंदर अंधेरा था मगर किसी के सांस लेने की मध्यम आवाज आ रही थी। मैंने चिराग जलाकर अंदर झांका। छोटा सा कमरा, दरमियान में कुर्सी, दीवार पर अजीब आलात और फर्श पर इंजेक्शन की खाली शीशियां। मैं पीछे हटी थी कि अचानक डॉक्टर जहरा की आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चौंक गई। मैं सफाई देख रही थी, वो सख्त लहजे में बोली। यह हिस्सा ममनू है, आइंदा अगर यहाँ आई तो अच्छा नहीं होगा। मैंने सर झुकाकर कहा, जी, मगर अब मैं जान चुकी थी कि यह घर सिर्फ मेरा नहीं, इसके पीछे कोई और कहानी है। रात को मैंने दरवाजे पर ताला लगने की आवाज़ सुनी। खिड़की से देखा तो डॉक्टर जहरा खुद बाहर जा रही थी। मैंने जल्दी से बिस्तर के नीचे रखा शीशा हटाया और दरवाजे के करीब छुप गई। कुछ देर के बाद वही साया अंदर आया, मगर इस बार वो सीधा दरवाजे के पीछे गया जहाँ खुफिया कैमरा था। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर गया और बत्ती चलाई। मैंने दरस से देखा, वो कोई मर्द नहीं था। वो चेहरे पर मास्क पहने बैठा था, जैसे किसी ने जख्म छुपाने के लिए कपड़ा बांध रखा हो। मैंने दिल में सोचा, यही है वो, ये कोई बीमारी नहीं, एक कैद है। फिर वही आवाज़, जहरा ने कहा है तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं कांप गई। मैंने दरस बंद कर दी। दिन महीनों में बदल गए और हर रोज़ वही मामूल। नाश्ता मेज़ पर, दरवाजे के नीचे कभी कोई नोट, कभी किसी इंजेक्शन की शीशी, कभी खामोशी। मगर मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। नींद पहले जैसी नहीं आती थी, कमजोरी बढ़ रही थी और दिल मतलाता रहता। एक सुबह जब मैं उठी तो चक्कर सा आया और सब कुछ धुंधला गया। होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। सामने डॉक्टर जहरा खड़ी थी। मुबारक हो, तुम हामला हो गई हो। ये जुमला मेरे कानों में गूंजा जैसे किसी ने दूर से कहा हो। मैं साकत बैठी रही। दिल के अंदर एक सर्द लहर सी उतर गई। लब हिले। किसका बच्चा? मैंने तो शौहर को कभी देखा भी नहीं। डॉक्टर जहरा ने नजरें चुरा ली। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली, ये तुम्हारे शौहर का है, वो आते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता, वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। मैंने बमुश्किल कहा, मुझे सच चाहिए, बहाने नहीं। वो मेज के कोने से एक फाइल उठाकर बोली, ये रिपोर्ट देख लो, तुम्हारी सेहत अच्छी जा रही है, बाकी बातें बाद में। मैंने खामोशी से फाइल बंद करके रख दी। उसके जाने के बाद नर्स आई और बोला, डॉक्टर साहिबा ने आराम का कहा है। मैंने कहा, मेरा शौहर कभी आता है यहाँ? वो चौंकी। मैंने तो नहीं देखा बीवी, शायद रात को आते हो। जब घर वापस आई तो फिजा बदली हुई थी। कमरे के बीच में लकड़ी का झूला रखा था, उसके ऊपर हल्की नीली रिबन बंधी हुई थी। साथ ही एक कार्ड रखा था, मेरा वारिस आने वाला है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द कपकपी दौड़ गई। मैंने कार्ड लपेटकर अलमारी में रख दिया। दिन गुजरते गए, मेरे जिस्म में तब्दीलियां बढ़ती गईं। मेरे जहन में सवाल वही रहा, घर एक आम सा नजर आता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती हर चीज़ बदल जाती। दरो दीवार पर जैसे साए रेंगने लगते और खामोशी इतनी गहरी हो जाती कि सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगती। अब जब मुझे अपने हमल के बारे में इल्म हो चुका था, दिल में एक ही सवाल बार बार गूंजता, ये बच्चा किसका है? हर रात इंजेक्शन के बाद वही नीली खुशबू, वही लंबा साया, वही ठंडा लम्स और सुबह मेरे बदन पर नए निशान। मैंने तय कर लिया कि आज कुछ न कुछ जान कर रहूंगी। दोपहर को जब डॉक्टर जहरा आई, मैंने कहा, मुझे वो इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नींद की गोली दे दें। मुझे अब उस दवा से खौफ आने लगा है। वो कुछ समय खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यही बेहतर लगता है तो आज गोली ले लो, मगर याद रखो नींद मुकम्मल आनी चाहिए, तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है। मैंने गोली थामी, मगर दिल में फैसला कर लिया कि इसे नहीं खाऊंगी। रात होने लगी, आसमान पर बादल घने हो गए थे, हवा में नमी थी जैसे तूफान आने वाला हो। मैंने गोली तकिए के नीचे छुपा दी, बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद कर ली। सांसों की रफ्तार सुस्त रखी ताकि लगे कि मैं सो चुकी हूँ। कमरे में कुछ वक्त तक खामोशी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही मानूस आवाज़ें, दरवाजे के करीब हल्की चरचराहट, जैसे कोई चाबी घुमा रहा हो। मैंने पलकों के नीचे से देखा, दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, रोशनी की एक लकीर कमरे में दाखिल हुई और साथ ही वही खुशबू फैल गई जो हमेशा रात के अंधेरे में आती थी। कोई अंदर आया, कद लंबा, कपड़ों से मट्टी की बू आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ के करीब आया, जैसे किसी ख्वाब में कदम रख रहा हो। मैंने दिले दिल में कलमा पढ़ा और सांस रोक ली। वो मेरे सिरहाने रुका
फिर हाथ बढ़ाकर नाइट लैंप की रोशनी कम कर दी। कमरा नीम अंधेरे में डूब गया। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। चेहरा नकाब में छुपा हुआ, हाथ दस्तानों में और जिस्म पर लंबा कोट। उसने बिस्तर के करीब झुककर मेरे बालों की लट पकड़ी और सरगोशी की। आज तुम जाग नहीं रही ना? मेरी आंखें बंद थी, मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे हर चीज सुनाई दे रही हो। मैंने जुम्बिश न की। वो कुछ लम्हे तक मेरे करीब बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और कमरे के कोने में रखी मेज की तरफ गया। मैंने हल्की सी पलक उठाकर देखा। वो मेज पर पड़ी बोतलों को अलट पलट कर देख रहा था, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। फिर उसने एक डायरी निकाली, उस पर कुछ लिखा और वापस रखी। मैंने दिल दिल में सोचा, यही वो मौका है। जैसे ही वो खिड़की की तरफ बढ़ा, मैंने फौरन लिहाफ हटाया और बैठ गई। रुक जाओ, मेरी आवाज़ कमरे में गूंजी। वो चौंका, लम्हे भर के लिए रुका, फिर आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़ा। नाइट लैम्प की मध्यम रोशनी में उसकी आंखें दिखाई दी, सुर्ख, जैसे खून में भीगी हो। तुम जाग रही हो? उसने मध्यम आवाज में कहा। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं जाग रही हूँ। तुम कौन हो? वो चुप रहा, फिर चंद कदम पीछे हटा। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर बटन दबाने से कुछ ना हुआ। कुछ चीज़ों को अंधेरे में रहने दो, वरना रोशनी तुम्हें जला देगी। ये कहकर वो तेजी से पीछे हटा और खिड़की की तरफ गया। मैंने देखा खिड़की बंद थी, मगर वो एक झटके से दीवार के साथ गायब हो गया, जैसे हवा में तहलील हो गया हो। मैं बेड से उतरी और खिड़की के करीब गई। वहां सिर्फ वही नीली खुशबू बाकी थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। लॉन में किसी के कदमों के निशान थे जो दीवार तक जा रहे थे, फिर अचानक गायब। सुबह होने तक मैं जागती रही। जैसे ही सूरज निकला, डॉक्टर जहरा आ गई। मैंने दरवाज़ा खोलते ही कहा, रात को कोई आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दीवार से गायब हो गया। वो खामोशी से अंदर आई, मेज पर फाइल रखी और बोली, तुम्हें वहम हुआ होगा, नींद की कमी की वजह से दिमाग तस्वीरें बनाने लगता है। मैंने कहा, यह वहम नहीं था, उसने मुझसे बात की। वो बोली, तुम हामला हो। ऐसी हालत में जिस्म और दिमाग दोनों कमजोर हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए किसी पुरसुकून जगह भेजती हूँ। मैंने चौंक कर कहा, कहाँ? वहाँ खामोशी है, कोई शोर नहीं, तुम्हें आराम मिलेगा। शाम को गाड़ी आई, मैं खामोशी से बैठी। फार्म हाउस शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। डॉक्टर जहरा बोली, ये जगह मेरे खानदान की है, यहाँ सिर्फ नर्स शगुफ्ता रहेगी, वो तुम्हारी देखभाल करेगी। मैंने पूछा, आप कहाँ रहेंगी? मैं रोज चेक करने आऊंगी, तुम सिर्फ आराम करो। बंगले के अंदर अजीब खामोशी थी। रात को मैं बिस्तर पर लेटी, बाहर हवा तेज चल रही थी। अचानक ऊपर के कमरे में किसी के चलने की आवाज आई, कदम भारी और बेतरतीब। मैंने नर्स को आवाज दी, ऊपर कोई है क्या? वो बोली, नहीं बीबी, ऊपर तो सालों से कोई नहीं गया, छत पर सिर्फ खाली कमरा है। मैंने कहा, मगर आवाजें आ रही हैं। वो बोली, हवाएं हैं, कभी कभी पुराने बंगलों में दरवाजे बजते हैं। मगर जब मैंने कान लगाया तो कदमों की रफ्तार सुस्त हो गई, जैसे कोई सुन रहा हो। रात का 1 बजा, फिजा में अजीब सी नमी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, जैसे किसी अनजाने खतरे की खबर दे रही हूं। मैंने तकिए के नीचे हाथ रखा, वही नींद की गोली जो पिछली रात भी नहीं खाई थी। इस बार मैंने सच जानने की कसम खाई थी। नौकरानी को मैंने अपने ही कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लेटा दिया था। बाल उसी तरह बांधे, चादर वैसी उड़ा दी ताकि वो सोई हुई लगे। मैं खुद पर्दे के पीछे छुप गई, सांस आहिस्ता आहिस्ता लेते हुए। कमरे की घड़ी ने 1 बजने का ऐलान किया। दरवाज़ा आहिस्ता से चरचरा कर खुला। ठंडी हवा अंदर आई और साथ ही वो मखसूस नीली खुशबू। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के पीछे से एक साया उभरा। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप कमजोर मगर गूंजदार थी, जैसे हर कदम जमीन पर निशान छोड़ता हो। मैंने पर्दे के पीछे से झांका। वो कोई आम आदमी नहीं लगता था। चेहरा जख्मों से भरा हुआ, आंखों के नीचे स्याह गहरे हल्के, होंठों पर खुश्क दरारें और चाल में अजीब झटके। वो बेड के करीब पहुंचा और रुक गया। चंद लम्हे वो नौकरानी को देखता रहा जो बिस्तर पर लेटी थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां पतली मगर बेहद सर्द थी। तुम आज खामोश क्यों हो? उसने भारी लहजे में कहा। नौकरानी के बदन में जुम्बिश न हुई। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर झुककर सरगोशी की। मैं जानता हूं तुम जाग रही हो, तुम हमेशा नींद का ढोंग रचाती हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने देखा वो चादर हटाने वाला था कि अचानक कुछ हुआ। कमरे के नाइट लैंप ने हल्की सी टिमटिमाहट ली
वो पीछे हटा, जैसे रोशनी से चिढ़ता हो। रोशनी बुझ गई। अब कमरा पूरा अंधेरे में डूब गया। मैंने पर्दे के अंदर से हाथ निकालकर छोटे आईने को ऊपर किया, जो मैंने पहले दीवार के करीब रखा था। आईने में रोशनी के टूटे जावियों में उसका आंख साफ दिखाई दिया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। उसकी एक आंख में सफेदी थी, दूसरी तरफ सुर्खी। मैंने कांपती आवाज में खुद से कहा, यह इंसान नहीं हो सकता। वो बिस्तर के करीब बैठ गया और आहिस्ता से नौकरानी के चेहरे पर हाथ रखा। तुम्हारे बालों में आज वो खुशबू नहीं, क्यों बदली तुमने? फिर जैसे उसने चेहरा छुआ, नौकरानी ने खौफ से करा दी। वो झटके से पीछे हटा, फिर गुस्से से बोला, ये तुम नहीं हो। मैंने देखा उसने जोर से चादर खींची। नौकरानी चीख मारकर उठी। मैं पर्दे के पीछे से निकल आई और लाइट ऑन कर दी। वो चीख के साथ पीछे हटा। उसकी आंखों में वहशत फैल गई। रुक जाओ, तुम कौन हो? मैं चिल्लाई। वो दीवार के साथ जा लगा। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चंद लम्हे के लिए पत्थर बन गई। वो कोई अजनबी नहीं था, वो वही शख्स था जो फार्म हाउस के ऊपर वाले कमरे में दिखाई दिया था। वो जलती हुई आंखें, वही टूटी हुई आवाज। वो हाँपता हुआ बोला, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मैंने कहा था, तुम्हारे देखने से रोशनी मुझे जला देती है। मैं आगे बढ़ी। तुम जहरा के भाई हो या उसके शौहर? उसने सद हंसी हंसी। जहरा ने क्या बताया तुम्हें? मैं उसका भाई हूँ? हाँ, वो झूठ बोलती है। मैं उसका शौहर हूँ, मगर वो मुझे दुनिया से छुपा कर रखती है। नौकरानी खौफ के मारे दीवार से चिपक गई। मैंने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। जैसे ही वो भागी, वो शख्स झपट कर दरवाजे के सामने आ गया। कोई बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा घर है, मेरा कानून है। मैंने कहा, ये तुम्हारा नहीं, जहरा का घर है। वो चीखा, जहरा अब मुझसे डरती है। उसने मुझे पागल खाने में बंद कर दिया था, मगर मैं लौट आया। उसने तुम्हें मेरे लिए चुना ताकि मैं उसकी बांझ जिंदगी को वारिस दे सकूं। मेरे लबों से बेख्तियार निकला, तो मैं तुम्हारी? वो बोला, हाँ, तुम मेरी बीवी हो। जहरा के धोखे में आकर तुम मेरी बन गई। मैंने पीछे हटते हुए कहा, यह निकाह धोखा है, गुनाह है। वो चीख कर बोला, निकाह तो मैंने किया था, तुम्हारे दस्तखत के साथ। तुमने खुद हाँ कही थी। मैंने देखा उसके हाथ पर पुराने जलने के दाग थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो बोला, जहरा ने मुझे तजुर्बे का नमूना बना दिया। अपनी दवाओं के जरिए मेरी अकल, मेरा जिस्म सब बदल दिया। अब ना मैं जिंदा हूं ना मुर्दा। उसने मुझ पर तजुर्बा किया ताकि इंसान के शऊर पर काबू पाया जा सके। जब मैंने मुखालफत की, उसने सबको बताया कि मैं पागल हूं। मैंने कहा, और अब तुम यहां आकर इंतकाम ले रहे हो? वो बोला, मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूं। तुम वो वारिस हो जिसके जरिए मैं जिंदा रहूंगा। मैंने चीख कर कहा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं, तुम सिर्फ एक अजाब हो। वो आगे बढ़ा, तुम मेरा अजाब खत्म करोगी, तुम मुझे मुकम्मल करोगी। मैंने टेबल पर रखी बोतल उठाकर उस पर फेंकी। बोतल टूटी, नीली खुशबू हर तरफ फैल गई। वो चीखा और दीवार से जा लगा, यही खुशबू मेरी मौत भी है। वो चिल्लाता हुआ बोला। मैंने मौका देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। नौकरानी लॉन के करीब बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालना चाहा, मगर दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से कदमों की आवाज़ आई। कोई भी नहीं बच सकता। जो सच जान लेता है वो यहाँ नहीं रहता। मैंने खिड़की के रास्ते से निकलने की कोशिश की। शीशे का पट तोड़ा, हाथ जख्मी हो गया, खून बहने लगा, मगर मैं रुक न सकी। जैसे ही बाहर कदम रखा, तेज हवा चली और नीली खुशबू फिर फैल गई। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। नौकरानी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बीबी, वो आदमी कहाँ गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर वही साया खड़ा था, सुर्ख आंखों से हमें घूर रहा था। मैं भागकर बाहर आ गई। हम भागकर बाहर गली की तरफ निकले, मगर जैसे ही गेट पार किया, सामने डॉक्टर जहरा की गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी से उतरी, चेहरे पर पसीना, सांस फूली हुई। तुमने क्या कर दिया? तुमने उसे देख लिया? मैंने चीखते हुए कहा, वो तुम्हारा शौहर है, ना भाई ना इंसान। तुमने हमें धोखा दिया। वो बोली, मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी। अगर तुम सच जान लोगी तो तुम्हारा बच्चा कभी जन्म नहीं लेगा। मैं पीछे हटी। तो तुम्हें सिर्फ बच्चा चाहिए था, वारिस, बाकी सब तुम्हें झूठ चाहिए था। वो बोली, मैंने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, वो तजुर्बा नाकाम नहीं हो सकता। अचानक बंगले के अंदर से चीख की आवाज़ आई। वही आदमी, उसकी गरजदार आवाज़, जहरा, तुमने फिर धोखा दिया, अब तुम भी नहीं बचोगी। डॉक्टर जहरा के हाथ से फाइल गिरी और भागकर अंदर गई। दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से शीशे टूटने की आवाज़ें
फर्श पर किसी की गिरने की धमक। मैंने नौकरानी का हाथ पकड़ा और भाग गई। चंद मिनटों के बाद पीछे मुड़कर देखा तो पूरे बंगले की खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर आग नहीं जहर भड़क रहा हो। हवा में वही खुशबू फैली, नीली, तेज, जलती हुई, और उसके बीच एक आवाज गूंजी, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं वो हूं जो नींद में जिंदा रहता है। मैंने लाइट ऑन कर दी। तेज रोशनी के साथ वो भी चीख मारकर पीछे हटा और दीवार से जा लगा। रोशनी जैसे उसके लिए जहर थी। आंखों में सुर्खी दौड़ गई और चेहरे पर जख्मों की पुरानी सिलाइयां चमकने लगी। मैंने खौफ और हैरत के बीच देखा वो डॉक्टर जहरा का शौहर था, भाई नहीं। दरवाजा धड़ाम से खुला। डॉक्टर जहरा अंदर आई। पसीना उसके चेहरे पर मोतियों की तरह बह रहा था। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा था इसे कभी मत देखना। मैं चिल्लाई, आपने मुझे धोखा दिया। ये कैसा निकाह था, कैसा इलाज था? वो चंद लम्हे चुप रही, फिर जैसे अंदर का बोझ निकल आया हो बोली, हाँ मैं बांझ हूं और ये मेरा शौहर है जो नफ्सियाती मरीज बन चुका है। मैं इसे पागल खाने से छुपाती हूँ क्योंकि अगर खानदान वालों को इल्म हो जाता तो वो सब कुछ मुझसे छीन लेते। मैंने गुस्से से कहा, और मेरे साथ क्या किया आपने? मुझे इस्तेमाल किया सिर्फ एक वारिस के लिए? वो बोली, तुम समझ नहीं सकती, मैंने सब कुछ गंवा दिया, इज्जत, नाम, मकाम। सिर्फ मुझे एक वारिस चाहिए था ताकि खानदान की जायदाद महफूज रहे। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम मासूम थी, मजबूर थी, तुम इनकार नहीं कर सकती थी। मैंने पीछे हटते हुए कहा, यह सब जुर्म है। आपने मुझे एक नफ्सियाती कैदी के साथ बांध दिया मेरे इल्म के बगैर। वो बोली, मैंने तुम्हें सहूलत दी, इलाज, घर, तहफ़्फ़ुज़। मैं चीखी, तहफ़्फ़ुज़? ये सब तो कैद थी। वो शख्स जिसे मैं उसका शौहर जान चुकी थी दीवार के साथ खड़ा हाँफ रहा था। फिर आहिस्ता से बोला, जहरा झूठ बोल रही है, मैं मरीज नहीं, वो खुद पागल है। उसने मुझ पर तजुर्बे किए, मेरी याददाश्त छीन ली। जब मैं चीखा उसने सबको बताया कि मैं पागल हूँ। डॉक्टर जहरा तड़प उठी, चुप रहो, तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। वो चीखा, नहीं मुझे याद है सब, तुमने मेरा दिमाग बंद कर दिया ताकि तुम्हें इल्ज़ाम न मिले। मैं पीछे हटते हुए कोने में जा खड़ी हुई। दोनों एक दूसरे पर चीखने लगे। दीवारों से आवाज़ें गूंजी। मैंने देखा टेबल पर फाइलें बिखरी थी। मैंने एक फाइल उठाई, उस पर लिखा था प्रोजेक्ट A11, दिमागी काबू का तजुर्बा, जहरा नासिर 2016। मैंने कहा, यह क्या है? जहरा चौंक गई। वो रख दो, ये मेडिकल रिसर्च है। मैंने कहा, यह तजुर्बा इंसानों पर हुआ है? वो बोली, हाँ लेकिन इसमें सबकी रजामंदी थी। मैंने कहा, और मैं? क्या मैंने रजामंदी दी थी? ज़ोहरा का शौहर अचानक हंसा, यही तुम्हारा सच है। तुमने कभी नहीं बताया कि ये निकाह नहीं, तजुर्बा है। तुमने मेरी बीवी को जहर दिया, नींद के टीकों से इसे मेरे हवाले किया ताकि तुम्हारा वारिस पैदा हो। जहरा ने कांपती आवाज में कहा, खामोश रहो, तुम समझ नहीं सकते। वो बोला, मैं सब समझता हूँ, तुमने अपनी 5 जिंदगी से बदला लिया है और अब ये तुम्हारा अंजाम देखेगी। वो दीवार से हटा और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने पीछे हटकर नाइट लैंप उठाया और उसके हाथ पर मारा। वो चीखा और गिर पड़ा। जरा भागकर उसके पास पहुंची। तुम्हें फिर दौरा पड़ गया है, खुदा के लिए चुप हो जाओ। उसने उसे धक्का दिया, तुमने मुझे पागल बनाया। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर बाहर लॉन में भी साए हिल रहे थे। शायद वही मुलाजिम, वही नर्स, सब इस राज का हिस्सा थे। मैंने गरजदार आवाज सुनी, कोई बाहर नहीं जाएगा। जहरा ने नर्स को चीख कर कहा, घर बंद कर दो। मैंने खिड़की से कूदने की कोशिश की, नीचे लॉन की मिट्टी में पांव धंसा। इस दौरान अंदर से शीशे टूटने की आवाजें आईं। मैंने देखा वो शख्स जहरा का गला दबाए चीख रहा था, तुमने मेरा दिमाग कैद किया, अब तुम मेरा जिस्म कैद नहीं कर सकती। जहरा ने आखिरी बार कहा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारी अकल अब मेरी दुश्मन बन गई है। उसने मेज से इंजेक्शन उठाया और उसके बाजू में घोंप दिया। वो कुछ लम्हे हाँफता रहा, फिर फर्श पर गिर गया। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ आ रही थी। शायद नर्स ने फ़ोन किया था। जहरा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में खालीपन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरे तजुर्बे को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा, यह तुम्हारा तजुर्बा नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पुलिस अंदर दाखिल हुई। अफसर ने जहरा को पकड़ा, मगर वो मुजाहिमत करने लगी। चीख चीख कर बोली, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ जिंदगी बनाई है। अफसर ने कहा, डॉक्टर जहरा नासिर, आप पर इंसानी तजुर्बात, धोखे से निकाह और जिस्मानी नुकसान के इल्जामात हैं। जहरा की नज़रें मुझ पर थीं। ये सब तुम्हारी कहानी है,
याद रखना, जो मेरी दवा से जन्म ले वो कभी मेरा दुश्मन नहीं बन सकता। मैं साकत खड़ी थी। उसके शौहर को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसने नीम बंद आंखों से कहा, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खून तुम्हारे अंदर है। बच्चा अब भी हरकत कर रहा था। मैंने खुद से कहा, यह सच का वारिस नहीं, धोखे का बोझ है। पुलिस गाड़ियों की रोशनी में पूरा बंगला नीली चमक से भर गया। जहरा की आवाज आखिरी बार गूंजी, साइंस ने मुझे दीवाना बनाया, मगर तुम सब अंधेरे में जी रहे हो। मैं पीछे मुड़कर देखे बगैर निकल गई, मगर फिजा में वही खुशबू मौजूद थी, नीली, तेज और जलती हुई। अगले दिन मुझे खबर मिली, अब्बा का इंतकाल हो गया। अस्पताल वालों ने बताया कि वो रात भर मेरा नाम पुकारते रहे, मगर मैं उनके पास न थी। मैं अस्पताल पहुंची तो उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून, जैसे अब वो किसी दर्द से आज़ाद हो गए हों। डॉक्टर जहरा की केस की खबरें अगले दिन अखबारात में शाया हुई। दिमागी तजुर्बात का इंकशाफ, मारूफ खातून डॉक्टर गिरफ्तार। मैंने शहर छोड़ दिया, दूसरे इलाके में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। बच्चा रोज बढ़ता गया। हर रात अजीब ख्वाब आते, नीली खुशबू, चीखों की गूंज और जहरा की आवाज़। मैंने जिंदगी बनाई है। 9वें महीने के आगाज में एक नया डॉक्टर मेरा चेकअप करने आया। उसने कहा, अजीब बात है, बच्चे की दिल की धड़कन कभी तेज कभी बहुत सुस्त हो जाती है, जैसे दो वजूद आपस में लड़ रहे हों। मैंने कहा, वो ठीक है? वो बोला, हाँ, लेकिन मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। रात को जब मैं अकेली बैठी थी, बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई, शीशे की दीवार पर साया उभरा, एक मर्द का, वही जलता हुआ चेहरा, वही सुर्ख आंखें। मैं खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैंने चीख मारकर पेट पर हाथ रखा। बच्चा जोर से हिला। सुबह अस्पताल ले जाया गया। तकलीफ की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। नर्स बोली, दलेर रहो, तुम मां बनने वाली हो। मैंने आंखें बंद की। अंदर से आवाज आई, मैं नहीं, हम पैदा हो रहे हैं। जब आंख खुली तो बिस्तर के पास नर्स खड़ी थी। उसके चेहरे पर दहशत तारी थी। बीबी, बच्चा जिंदा है, लेकिन। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोली, उसकी आंखें नीली हैं, बिल्कुल सहरा के शौहर जैसी। मैंने चादर हटाकर देखा, बच्चा मुस्कुरा रहा था, मगर वो मुस्कुराहट इंसानी न थी। चंद हफ्ते के बाद मुझे जहरा के खुतूत मौसूल हुए, जो शायद जेल से लिखे गए थे। तुम भाग नहीं सकती, ये तजुर्बा मुकम्मल हो गया, तुमने मेरा मकसद पूरा कर दिया। बच्चा अब हमारा राब्ता है, अगर उसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा दिमाग खुद को तबाह कर देगा। मैंने उस खत को जलाया। बच्चा रोने के बजाय हंसने लगा। एक अजीब सी आवाज जो किसी बालिग मर्द की तरह भारी थी। वक्त गुजरता गया, मैं उसे पालती रही, मगर उसके बढ़ने की रफ्तार आम बच्चों जैसी न थी। 3 माह में वो बोलने लगा। एक दिन उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, जहरा, अम्मी ने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं लरस गई। ये तुमने किससे सुना? वो बोला, अम्मी रोज रात को आती हैं, वो दीवार के पार खड़ी होती हैं। मैंने अगली सुबह वो मकान छोड़ दिया। नए शहर, नए लोगों में जा बसी, लेकिन जहां भी जाती वही खुशबू फिर फैल जाती, नीली, तेज, जलती हुई। बच्चे के 6ठे महीने में मेरे कमरे की दीवार पर फिर वही अल्फाज उभरे, जिंदगी खत्म नहीं होती, वो शक्ल बदल लेती है। मैंने आखिरी बार शीशे में देखा, मेरी आंखों का रंग हल्का नीला हो गया था। मैंने खुद से कहा, शायद मैं भी इस तजुर्बे का हिस्सा बन चुकी हूँ। मैं अक्सर रातों को सोचती हूँ, क्या मेरी मजबूरी गुनाह थी या गुनाह मेरी मजबूरी बन गया। कभी कभी जब हवा चलती है, नीली खुशबू फैल जाती है और बच्चे की हंसी के साथ एक मानूस आवाज गूंजती है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।